How were states to be formed? तो आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं. देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. बट क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो स्टेट्स हैं वो हमेशा से ऐसी ही थी क्या? तो आंसर इज नो. हमेशा से हमारे देश में इतनी सारी स्टेट्स नहीं थी. इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारे देश में ये स्टेट्स बनी का जो डिवीजन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ. और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से ये डिवीजन हुआ. तो पहले जो है प्रोविंसेस थी, बड़ी बड़ी प्रोविंसेस, मतलब इतनी ज्यादा स्टेट्स नहीं थी, बड़े बड़े एरियाज. ठीक है. बट बाद में क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस वगैरह थी वो और ज्यादा टूट गई, बट गई, डिवाइडेड हो गई. और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज में हुई, ये कि भाषा के बेसिस पे ये स्टेट्स डिवाइड हुई. राइट. तो यही जो डिटेल में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से स्टेट्स जो है वो डिवाइड हुई. Back in 1920s, the Indian National Congress, the main party for the freedom struggle, had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. तो 1920 में क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल की सबसे मेन पार्टी थी, कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी वो थी नेशनल कांग्रेस. तो उसने क्या प्रॉमिस किया था लोगों को कि अगर एक बार देश आजाद हो जाएगा, अगर एक बार देश ने इंडिपेंडेंस पा ली, तो उसके बाद हर एक जो मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप है, लिंग्विस्टिक मतलब कि रिलेटेड टू लैंग्वेज, मतलब कि कोई ग्रुप जो सबसे ज्यादा कोई भाषा जो बोली जाती है, ऐसे ग्रुप्स हमें जो नॉर्मली देखने मिलेगा कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. तो जो मेन मेन भाषाएं बोली जाती हैं उन लोगों के लिए हम अलग अलग जो है प्रोविंस बनवा देंगे कि जैसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं उनको हम अलग स्टेट दे देंगे, ऐसा उन लोगों ने बोला. However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. बट जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तब कांग्रेस ने अपनी इस प्रॉमिस के लिए कुछ भी नहीं किया, इस तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया. राइट. For India had been divided on the basis of religion. Despite the wishes and efforts of Mahatma Gandhi, freedom had come not to one nation but to two. अब हुआ क्या कि इंडिया जो है वो डिवाइड हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. धर्म के बेसिस पे इंडिया का डिवीजन हुआ. एक पाकिस्तान कंट्री बन गई जो कि मुस्लिम्स ने डिमांड की भाई हमें अलग कंट्री चाहिए, और बाकी जो रह गई वो हमारी इंडिया रह गई. ठीक है. तो जो हम कह सकते हैं कि उस दिन जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए, या फिर क्यों कहें 1947, हमें जो आज़ादी मिली वो सिर्फ एक देश को नहीं बट दो देशों को आज़ादी मिली. As a result of the partition of India, more than a million people had been killed in riots between Hindus and Muslims. अब जब ये पार्टीशन हुआ, इंडिया का बंटवारा हुआ, इंडिया पाकिस्तान का, तब 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई. हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो झड़प हुई थी, जो दंगे भड़के, उसके कारण 1 मिलियन मतलब लगभग 10 लाख लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई. Could the country afford further divisions on the basis of language? अब वो कह रहे हैं कि इंडिया में ऑलरेडी इतना ज्यादा डिवीजन हो चुका था धर्म के बेसिस पे, और नेशनल कांग्रेस ने तो प्रॉमिस कर दी थी कि भाई हम तुम्हें लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन दे देंगे, स्टेट्स दे देंगे. बट जब हमने देखा कि इंडिया आजाद हुआ तो धर्म के बेसिस पे वो बट गया. 1920s तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई पाकिस्तान बनेगा, तो उस टाइम तो उन्होंने कर दी प्रॉमिस. बट जब आजादी मिली तब उन्होंने देखा कि भाई ऑलरेडी धर्म के बेसिस पे डिवीजन हो चुका है, तो क्या अब हम और ज्यादा डिवीजन जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं. राइट. कि क्या हम और इंडिया का बंटवारा कर सकते हैं. बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. तो अब क्या हुआ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंस के बाद, जो प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू, वो, और जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, वो दोनों ही इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स के खिलाफ थे कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पर इस तरीके से इंडिया का डिवीजन नहीं करना चाहिए, ऐसे स्टेट्स नहीं बनानी चाहिए. After the partition, Nehru said, disruptionist tendencies had come to the fore. To check them, the nation had to be strong and united. Or as Patel put it, the first and the last need of India at present moment is that it should be made a nation. तो पहले हम ये देखते हैं कि नेहरू जी ने क्या कहा. उन्होंने कहा कि डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज जो हैं वो अब सामने आ गई हैं, वो फोर में आ गई हैं. मतलब कि ऐसी ताकतें जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ दंगे भड़काने का काम करती हैं, या फिर जो चीजों को खराब करने पे जोर देती हैं, ऐसी ताकतें अब आगे आ गई हैं. और इनको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक स्ट्रांग और यूनाइटेड नेशन की तरह रहना होगा.
मतलब कि ऐसी ताकतें उभर के आ रही हैं, ऐसे लोग उभर के आ रहे हैं जो कि देश को तोड़ना चाहते हैं और हमें इस चीज़ को रोकने के लिए, इस डिवीज़न को रोकने के लिए एक बहुत ही मजबूत और एक रहकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। और वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा कि सबसे पहली और आखिरी नीड जो है इंडिया की अभी के लिए वो ये है कि इंडिया को एक नेशन बनाया जाए, एक देश बनाया जाए। क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिवीज़न हो चुका है, ऑलरेडी इतने दंगे भड़क चुके हैं, 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या हम और डिवीज़न करें? उससे क्या होगा? वो और जो इंडिया है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे कि इंडिया को एक होना होगा, इंडिया को एक देश बनना होगा। Everything which helps the growth of nationalism had to go forward and everything which throws obstacles in its way has to be rejected. तो पटेल जी कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि नेशनलिज्म को सपोर्ट करती है, उसे आगे आना चाहिए और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि नेशनलिज्म के रास्ते में ऑब्स्टिकल बनती है, बाधा बनती है, उसको हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसे हम नकार देना चाहिए हमें। We have applied this test to linguistic provinces also and by this test in our opinion they cannot be supported और पटेल जी कहते हैं कि ये जो टेस्ट है कि क्या कोई चीज नेशनलिज्म के सपोर्ट में या अगेंस्ट में, तो जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस हैं उस पर भी हमने ये टेस्ट अप्लाई किया। हमने देखा कि जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस हैं क्या ये नेशनलिज्म के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। तो हमने ये पाया कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के वजह से क्या होगा, और ज्यादा डिवीजन होगा और ये हमारे नेशनलिज्म के खिलाफ जा रही हैं और इसीलिए हमें उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कि भाषा के बेसिस पे हमें स्टेट्स अभी नहीं बनानी चाहिए, इससे हमारे देश की एकता में और ज्यादा फूट पड़ेगी। That the Congress leaders would now go back on their promise created great disappointment. अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए जब लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने इन प्रोमिस पे ध्यान दिया था कि जो कांग्रेस है वो किस तरीके की प्रॉमिस बोल रही है। तो जब कांग्रेस ने इस तरीके की प्रॉमिस करी तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग मोटिवेटेड हो गए कि ठीक है हम इनका साथ देते हैं, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का साथ देते हैं और उसके बाद क्या होगा कि जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो ये हमारे लिए इस तरीके से स्टेट्स बना के देंगे। तो अब लोगों ने क्या देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद की जो कांग्रेस है वो तो अपनी बात पे खरी उतर ही नहीं रही, वो तो जो उसने प्रॉमिस की थी उसको मतलब ऑनर ही नहीं कर रही। उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग दुखी हो गए। द कन्नड़ा स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स, द मराठी स्पीकर्स हैड ऑल लुक्ड फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओन स्टेट। तो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले जो लोग हैं, भले ही कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोग हो गए, मलयालम स्पीकर्स, मराठी स्पीकर्स, इन सभी को ऐसा लग रहा था कि अब हमें हमारी एक स्टेट मिल जाएगी। एक स्टेट वो होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ स्पीकर्स रहेंगे, एक ऐसी स्टेट होगी जिसमें सिर्फ मलयालम स्पीकर्स जो हैं वो रहेंगे। तो इस तरीके से लोगों ने उम्मीदें जो है वो बना ली थी। बट अब क्योंकि कांग्रेस उनकी प्रॉमिस को नहीं मान रही थी तो अब क्या हुआ, अब इन्हें थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लग गया कि जो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था वो तो वो ऑनर कर ही नहीं रही। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट हाउएवर केम फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ व्हाट वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी। बट देखो इतने सारे जो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं वो उम्मीद तो कर रहे थे कि उन्हें एक अपनी जो स्टेट है वो मिल जाएगी और जब कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें बुरा भी लगा। बट सबसे ज्यादा जो हमें प्रोटेस्ट देखने मिला वो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स का देखने मिला कि मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे तेलुगु बोली जाती है। और उस टाइम पे ये जो डिस्ट्रिक्ट थी, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे, वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर आते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा विरोध किया इस चीज का कि तुमने तो कहा था कि तुम स्टेट्स दोगे हमें भाषा के बेसिस पर, बट अब तुम दे ही नहीं रहे। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। When Nehru went to campaign there during the general elections of 1952, he was met with black flags and slogans demanding "We want Andhra." तो जब ये तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स में नेहरू गए थे कैंपेन करने के लिए 1952 में, तब क्या हुआ कि उनका लोगों ने स्वागत कैसे किया, काले झंडों से किया। तो काला झंडा जो है वो अ, एक तरीके से अपोजिशन का प्रतीक है, एक जैसे कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते उस चीज का प्रतीक है ब्लैक फ्लैग, राइट। तो और उन्होंने क्या किया, स्लोगन्स डिमांड किए कि भाई वी वांट आंध्रा, हमें आंध्रा चाहिए। इस तरीके से उन्होंने नारे लगाए जब नेहरू वहां पे पहुंचे। इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर अ वेटरन गांधीयन नेम्ड पोटी सिरामलू went on a hunger strike demanding for the formation of Andhra state to protect the interest of Telugu speakers. तो 1952 के अक्टूबर में क्या हुआ कि एक पर्सन था जिसका नाम था पोट्टी श्रीरामलू। तो इन्होंने क्या किया कि ये ना गांधी जी को बहुत मानते थे, गांधी जी के फॉलोअर थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो डिवीजन होगा स्टेट्स का, उस चीज़ को ये सपोर्ट कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया, अपनी इस डिमांड को मनवाने के लिए कि आंध्रा जो है
एक स्टेट बनाई जाए, जो तेलुगु स्पीकर्स हैं उनके लिए एक आंध्रा स्टेट बनाई जाए। तो इस चीज की डिमांड को रखने के लिए उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक करी, वो भूख हड़ताल पे चले गए। ठीक है, किस लिए चले गए? ताकि वो अपनी डिमांड को रख सकें कि एक आंध्रा स्टेट बननी चाहिए, ताकि जो तेलुगु स्पीकर्स हैं, जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, उनका ध्यान रखा जा सके, उनके भले के लिए। एज द फास्ट वेंट ऑन इट अट्रैक्टेड मच सपोर्ट। अब जैसे जैसे इनकी जो भूख हड़ताल है वो बढ़ती गई, बहुत दिन तक चलती गई, वैसे वैसे बहुत ज्यादा सपोर्ट इन्हें मिलने लग गई। बहुत ज्यादा हड़ताल, बंद और ये सब जो है वो होने लग गए अलग अलग जगहों पे। On 15 December 1952, 58 days into his fast, Poti Sriramulu died. अब क्या हुआ 15 दिसंबर 1952 में, जब इन्हें अपना फास्ट शुरू करे हुए लगभग 58 डेज हो चुके थे, लगभग 2 महीने से वो भूख हड़ताल पे थे। तो क्या हुआ कि अब इतने ज्यादा दिन तक भूख हड़ताल करेंगे तो डेफिनेटली उनकी हेल्थ जो है वो खराब होनी ही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पोती श्रीरामुलु थे उनकी मृत्यु हो गई। As a newspaper put it, the news of the passing away of Shriramulu engulfed entire Andhra in chaos. अब एक न्यूज़पेपर ने क्या लिखा कि जैसे ही श्रीरामुलु की डेथ हुई, उसकी मृत्यु हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा जो आंध्रा है वो एक तरीके से भड़क गया, वहां पे हलचल मच गई, वहां पे बहुत ज्यादा आक्रोश देखने मिला। द प्रोटेस्ट वर सो वाइड स्प्रेड एंड इंटेंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव इन टू द डिमांड। और अब श्री रामुलु के मृत्यु के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ वो इतना बड़ा था, इतने बड़े लेवल पे था कि अब गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने घुटने टेकने पड़े और इनकी बात माननी पड़ी। इसीलिए क्या हुआ, ऑन 1 अक्टूबर 1953 द न्यू स्टेट ऑफ आंध्र केम इनटू बीइंग व्हिच सब्सिक्वेंटली बिकेम आंध्र प्रदेश। तो 1 अक्टूबर 1953 में क्या हुआ कि एक नई स्टेट जो है वो बना दी गई, आंध्रा। और ये स्टेट कैसे बनी थी? लैंग्वेज के बेसिस पे बनी थी। आंध्रा जो स्टेट है वो उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को दी गई थी, उनकी बनाई गई थी जहाँ पे तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हैं। और बाद में आंध्रा जो है उसे आंध्र प्रदेश बना दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया। After the creation of Andhra, other linguistic communities also demanded their own separate states. अब क्या हुआ, जब लोगों ने देखा कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट तो बना दी, आंध्र प्रदेश। अब ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ तेलुगु स्पीकर्स को ही अपनी एक अलग स्टेट चाहिए थी, बहुत सारे दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे जो कि उम्मीद कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस के बाद उन्हें अपनी अलग स्टेट मिल जाएगी। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, वैसे ही बहुत सारे जो दूसरे लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं वो भी ये डिमांड करने लग गई कि हमें भी एक अलग स्टेट चाहिए, हमें भी हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे एक अलग स्टेट दो। A state reorganization commission was set up which submitted its report in 1956 recommending the redrawing of district and provincial boundaries to form compact provinces of Assamese, Bengali, Oriya, Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu speakers respectively। अब हुआ क्या कि जब इतना ज्यादा जो डिमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखने मिला कि आंध्र प्रदेश बन गया, अब दूसरे भाषा के लोग जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पर ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी हमारी अलग स्टेट चाहिए। तो इन डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई। ठीक है, और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने क्या किया, अपनी जो पूरी स्टडी वगैरह की कि कैसे कैसे भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, कौन कौन सी सबसे मेन भाषाएं इंडिया में बोली जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी स्टडी वगैरह की और अपनी एक रिपोर्ट जो है वो 1956 में सबमिट की सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि हमें वापस से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो रीड्रॉ करनी पड़ेंगी, मतलब कि हमें डिवीजन अभी करना पड़ेगा, किस बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि वैसे भी देश के लोग अभी यही चाहते हैं। और हमारे देश में ये मेन भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आसमीज हो गई, बंगाली, ओरिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु। तो ये कुछ मेन भाषाएं हैं जो ज्यादातर देश के हिस्सों में बोली जा रही हैं, और इन भाषाओं के बेसिस पे हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को बांटना पड़ेगा। कि जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा कि कुछ ये डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे असमीज हम देख रहे हैं कि असमीज बोली जाती है, तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को हमें इकट्ठा करके एक असम स्टेट बना देना चाहिए। ऐसे ही साउथ में हम देखेंगे तो तमिल भाषा बोलने वाले लोग जो हैं उनके लिए हमें एक स्टेट बना देनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि हाँ, हमें डिस्ट्रिक्ट्स को वापस से बांटना पड़ेगा, लैंग्वेज के बेसिस पे हमें स्टेट्स बनानी होंगी। The large Hindi-speaking regions of North India was also to be broken up into several states. अब नॉर्थ इंडिया में हमें देखने मिला कि बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग रीजन्स हैं, ऐसे रीजन्स जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। और फिर ये बोला गया कि इनको भी आगे बांटना पड़ेगा। ठीक है, इनको भी जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज है, रीजन्स हैं, इनकी भी आगे स्टेट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। A little later in 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate states of Marathi and Gujarati speakers.
अब 1960 में क्या हुआ कि बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी, जो बॉम्बे स्टेट थी, उसको भी बांट दिया गया। एक हिस्सा जो है वो था जिसमें मराठी भाषा बोली जाती है और एक हिस्सा वो जिसमें गुजराती भाषा बोली जाती है। तो आज आपको जो गुजरात और महाराष्ट्र दिखता है वो पहले एक ही प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बट बाद में उसको 1960 में क्या किया, डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि एक हिस्सा वो था जिसमें गुजराती भाषा बोली जाती थी। तो उस भाषा वाले रीजन को क्या बना दिया गया, एक नई स्टेट बना दिया, गुजरात। और दूसरा रीजन था वो जहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती है। तो इन सभी रीजन्स को मिला के एक नई स्टेट बना दी, जो कि थी महाराष्ट्र। इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। अब 1966 में क्या हुआ, नॉर्दर्न स्टेट, जैसा कि बोला था ना कि जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं नॉर्थ के, इनको भी बांटना पड़ेगा। तो जो नॉर्थ में पंजाब एरिया था, जो पंजाब स्टेट थी, उसको आगे बांट दिया गया, एक पंजाब स्टेट बना दी और दूसरी बना दी हरियाणा। तो जो पंजाब स्टेट थी इसमें पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, और हरियाणवी या फिर दूसरी जो अलग अलग वर्जन हैं हिंदी के, वो बोलने वाली भाषाओं को हरियाणा में डाल दिया। मतलब कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लोग हिंदी या फिर हिंदी के अलग अलग वर्जन्स बोलते हैं या हरियाणवी भाषा बोलते हैं, उनको हरियाणा में डाल दिया गया। और ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ के लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक नया स्टेट पंजाब बना दिया गया। मतलब नया नहीं, मतलब पंजाब बना दिया और नया स्टेट हरियाणा बन गया। और इस तरीके से पूरा इंडिया जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बट गया। राइट। तो उस टाइम जो है, जो इसको स्टेट्स को बांटने वाले लोग थे, उन्हें बड़ा ही डर लग रहा होगा कि इंडिया जो है वो एक नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके कहीं ऐसा ना हो जैसे कि धर्म के बेसिस पे पंजाब अलग हो गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया के और ज्यादा टुकड़े हो जाए और 10 देश जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बट जाए इंडिया में से, ऐसा ना हो। तो ये लोगों को डर था। बट आज हम देखते हैं कि भले ही लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स तो बांट दी गई, बट हम फिर भी आज एक ही देश है, भारत है। राइट। तो ये अच्छा हुआ कि हमारा जो देश है वो और ज्यादा डिवाइडेड नहीं हुआ। वी आर हैप्पी फॉर दैट। और हम उम्मीद करते हैं कि मतलब आगे भी ये जो यूनिटी है वो हमारी बनी रहेगी। भले ही हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, पूरे देश में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, बट फिर भी वी आर यूनाइटेड, वी आर वन। तो हम लोग बोलते भी हैं कि देर इज अ यूनिटी इन डाइवर्स। इंडिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, बट वी आर स्टिल यूनाइटेड, यूनिटी इन डाइवर्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पे सारी जो स्टेट्स हैं वो बट गई।